नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पीओके अब पाकिस्तान के हाथों से जाने वाला है। जी हां, मुनीर की सेना इस विद्रोह को रोकती नजर नहीं आती, या फिर ये कहा जाए रोक पाने में सक्षम नजर नहीं आ रही। पूरा पीओके धधक रहा है। मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो, कोटली या फिर रावलकोट, हर मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे जब पाकिस्तान को अपना कब्जा छोड़ना होगा। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ये लगने लगा है कि आजादी के दीवाने अब आजादी लेकर ही मानेंगे। कंगाल पाकिस्तान की ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है। पहली तस्वीर पीओके के विद्रोह की है। पिछले 5 दिनों से पीओके सुलग रहा है। मुनीर की सेना आम लोगों को निशाना बना रखी है। बताया जा रहा है कि अब तक 18 प्रदर्शनकारी गोलियों से भून डाले गए हैं, जिसके खिलाफ लोग सड़कों से लेकर पहाड़ों तक मोर्चा संभाले हुए हैं। अब आइए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। दूसरी तस्वीर इस्लामाबाद प्रेस क्लब की, जहां पर पीओके की ये तस्वीर दिखाने की सजा मिली। पीओके के समर्थकों की कवरेज के लिए पाक मीडिया इकट्ठा हुआ था। तभी यहां पर शाहबाज की पुलिस ने प्रेस क्लब के अंदर घुसकर लाठीचार्ज कर दिया, और फिर जो हुआ वो बेहद डराने वाला था। तीसरा वीडियो टीटीपी ने जारी किया है। वीडियो वजीरिस्तान हमले का है, जिसमें पाक सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया, और इस हमले में 9 सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर उसकी बन गई है सीधे सीधे। यानी कुल मिलाकर 1971 के बाद में एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और इस बार कितने टुकड़े होंगे ये कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पहले से ही आजादी का झंडा लेकर घूम रखे हैं, और अब पीओके के लोग भी कतार में खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना की बर्बरता अब उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए पीओके के कई हिस्सों में पाक के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें गोलीबारी में 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। हालात बिगड़ने के बाद में पूरे पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवा को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के खंड खंड होने की आशंका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही जता चुके थे। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या पाकिस्तान के हाथ से अब पीओके निकल जाएगा? पाकिस्तान 3 और टुकड़ों में जल्द ही बंटने वाला है क्या? सवाल ये भी, क्या आजादी के आंदोलन को गोलियों से भूना जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ रहा है, और मेरे साथ में इस समय रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ में हैं। साथ ही साथ जेएनयू से इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी भी मेरे साथ में इस दौरान मौजूद हैं, और तमाम और खास मेहमान भी मेरे साथ में जल्दी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। पीओके में आखिर ये हो क्या रहा है, क्या कहेंगे इससे? यहाँ की तस्वीर, क्या ये कहा जाए कि अब यहाँ के लोग आजादी मांग कर ही अब दम लेंगे क्या? पीओके में हो ये रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद भांप नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारणा कुछ ऐसी है कि पीओके के लोग जो हैं वो भी बलूचिस्तान के लोगों की तरह से या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरह से दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो वहाँ जो पंजाबी मुस्लिम होते हैं, सुन्नी पंजाबी मुस्लिम पंजाब के, उनमें एक भावना बहुत प्रबल होती है कि शायद अल्लाह मियां ने उन्हीं को पैदा किया है पाकिस्तान पर राज करने के लिए। अब पीओके में उनकी जो अवामी मूवमेंट है,
उसकी डिमांड बहुत ही छोटी छोटी डिमांड्स हैं। अगर आप देखें तो अवामी मूवमेंट की जो डिमांड है वो ऐसी है, बिजली के बिल कम कर दो, आटा का कीमत सस्ता कर दो, पीओके के लोगों के लिए कुछ नौकरियां पैदा कर दो। सबसे आसान चीज ये है कि वह चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पीओके में आके जो जबरदस्ती बिजनेस खोल लेते हैं या जमीन खोल लेते हैं, उस पर थोड़ी पाबंदी लगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार है कि पीओके के इन लोगों, दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल एरिया है, उनके भोले भाले लोगों के ऊपर जबरदस्ती हुकूमत करना चाहती है। अभी 2000 से ज्यादा रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को वहां पर भेज दिया गया है। उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि आम जो पीओके के लोग हैं जो कि भोले भाले हैं वो भड़क जाएंगे और फिर सड़कों पे और ज्यादा तादाद में प्रदर्शन करने के लिए निकल आएंगे। अभी तो हालत ऐसी है कि सब जगह पर आम जो लोग हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और रेंजर्स को अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ता है। वहां जो पुलिस है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, वो अपने जो पोस्ट उनको छोड़कर भाग गई हैं। कई जगह पे तो लोगों ने पकड़ के उनके कपड़े भी उतरवा दिए। सर हालात तो अब यहाँ पर ये हो गए हैं कि पाक आर्मी के जो यहाँ पर जिस तरह से कई वर्दी है, उनके हेलमेट्स हैं, लोगों ने यहाँ पे 10-10 रुपए की नीलामी के लिए एक तरह से उनको रखा हुआ है। हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़ रखे हैं। हुमायूं इकबाल शमी पाकिस्तान आर्थिक मंच के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वर्ण सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हुमायूं इकबाल शमी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है ये? अब क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि पाक आर्मी सेना की जो वर्दी या फिर उनके जो हेलमेट हैं, उनकी ऐसी कीमत की 10-10 रुपए में नीलामी के लिए रखा गया है? नहीं, क्या हो रहा है जी? पीओके में क्या हो रहा है? वहां पर क्या हो रहा है? इस पर क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? आपको नहीं पता? तस्वीरें देखिए भाई, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। वहां पर बलूचिस्तान हो, रावलपिंडी हो, पीओके, अब यहाँ पर जिस तरह से 5 दिनों से संघर्ष हो रहा है, क्या मीडिया वहां पर पूरी बैन कर दी गई है क्या आपकी तरफ से? अगर 2-4 जगह के ऊपर 150 आदमी आके हंगामा खड़ा करते हैं और करके वो, क्योंकि आपकी पूरी राह पूरे इस काम में बड़ी माहिर है। बलूचिस्तान में भी उसने कोशिश की, केपी पे की, बाकी अब वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वहां से तो मार खा ली उन्होंने। बलूचिस्तान में भी फार साफ हो रहे हैं ये लोग। तो वो अब यहाँ पर कर रहे हैं तो 50-60-100 बंदों का एक मजमा इकट्ठा कर लेते हैं और वहां पे आगे कोई हंगामा कर देते हैं, उसकी आपको वीडियो आ जाती है। आप कहते हैं पीओके में क्या हो रहा है? आप अपना ये आईओके देखें, अपना वहां पर क्या हो रहा है। वहां पर आपके वहां पे तो आपने तो पिछले 4 साल से 5 साल से गला घोंटा हुआ है 370 के बाद उन लोगों का। कहां पे? तो आप लोगों को तो क्या, आप लोगों को इससे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? ये आपका वाला जो आपने काबू किया हुआ है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है कश्मीर के ऊपर। कुछ अच्छा आपको पता नहीं है कौन सा है वो? मैं अच्छा, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ। वो श्रीनगर, सारा श्रीनगर, लद्दाख में, आपका लद्दाख में हो रहा है आपके साथ। अब लद्दाख भी जाने वाला है। जरा आंखें खोलिए, जरा आंखें खोलिए हुमायूं जी, जरा आंखें खोलिए। एक बार आइए जरा, एक बार बाकायदा वीजा पासपोर्ट लेकर आइए। बाकायदा जिस तरह से वहां पे सीमा पार या फिर छुप के आने की कोशिश मत कीजिए। एक बार आइए जरा और वहां की आप एक बार वहां की जनता को देखिए कि जिस तरह से पहले हालात थे, अब कितने खूबसूरती के साथ में वहां पर लोग रहते हैं, अमन चैन है। अब लोगों के हाथ में पत्थर नहीं है सर। अरे हुमायूं जी, अब लोगों के हाथ में पत्थर नहीं है, हथियार नजर नहीं आते हैं, लोगों के हाथ में अब कम से कम किताबें, मोबाइल हैं, है ना? इस बात को जरा समझिए। इसका बड़ा अच्छा हल है। आपके पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के पास है, क्योंकि ये एक 2 सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं कि प्लेबिसाइड कराया जाए, रेफरेंडम कराया जाए कि कश्मीर पाकिस्तान में जाना चाहता है या हिंदुस्तान में जाना चाहता है, तो उसको करवा लें। क्योंकि पाकिस्तान वाले भी आपकी हामी है, हिंदुस्तान वाले भी आपकी हामी है। आप आर्थिक मंच के अध्यक्ष हैं, मुझे एक बात बताइए, संभालेंगे कैसे? अभी जो आवाम है उसे संभाल पाते हैं क्या? यहाँ की अर्थव्यवस्था को जरा देखिए, वहाँ की संभालेंगे कैसे? व्यवस्था ना करें, रेफरेंडम करवा ले। दोनों तरफ यूएन से कहें आए और रेफरेंडम करें ताकि खत्म हो जाए दुनिया में मसला। अरे आपकी तरफ से यूएनजीए में कोशिश तो की गई थी ना, क्या हुआ वहां पर? वहां पर भी आप नहीं ना करने देते। हम तो अभी यही कह रहे हैं। हमारा तो प्राइम मिनिस्टर अभी भी कह के आया है, यूएन में कह के आया है कि जी रेफरेंडम कराए। उसके रेफरेंडम के मुताबिक, यूएन करारदादों के मुताबिक किया जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। यूएन कराएगा रेफरेंडम,
इंडिपेंडेंट होगा, पता लग जाएगा कौन किसके साथ जाना चाहता है। स्वर्ण सिंह जी, आप लगातार चीजों को बहुत गंभीरता से चीजों को समझते हैं, हुमायूं जी की बात को जरा समझाइएगा। आखिर ये जो स्थिति है उसको कंट्रोल तो कर नहीं पाते, जो हालात हैं, जो आवाम है वो तो संभाल नहीं पाती, अभी भी उनको लगता है कि भाई कश्मीर का राग अभी भी अलापते हुए नजर आते हैं। जरा बलूचिस्तान में, पीओके में, रावलपिंडी में क्या हो रहा है ये इनको कैसे समझ में आएगा फिर? देखिए, पहले तो दो चीजें मैं साफ कर दूं। यहाँ तक रेफरेंडम की बात है, भारत में बार बार चुनाव हुए हैं कश्मीर में, तो वो तो साफ जाहिर है कि लोगों का क्या राय है, लोग क्या कहना चाहते हैं, वो बार बार साफ हुआ है। जरूरत यह है कि अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, वहां भी एक तरह का रेफरेंडम वहां कराने की जरूरत है। भारत में तो बार बार रेफरेंडम होता रहता है। दूसरी बात कि यदि अपना ये मुल्क जो है उसमें शांति बहाल नहीं कर पाते हैं, बार बार कानून व्यवस्था उथल पुथल होती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, लोग मरते हैं, तो केवल पड़ोसी देश को उसके लिए जिम्मेदार कर देने से काफी नहीं हो जाता। बिल्कुल, वो आपके अपने नागरिक हैं, उन नागरिकों की आपको सुरक्षा, शांति, बहाली, समृद्धि करने की आपकी जिम्मेदारी है। केवल दूसरे को ब्लेम कर देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अब बात आई कि ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है, वो केवल हम ही नहीं कह रहे, इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज जैसे आपने जिक्र किया कि फौजियों की जो यूनिफॉर्म है या हेलमेट्स हैं, वो 10-10 रुपए में ऑक्शन करा रहे हैं वहां के लोग। मतलब ये कि उनकी वर्दियां उतरवा ली गई, तभी तो वर्दियां उनके पास आई है इस तरह का ऑक्शन कराने के लिए। और ये बड़ी जो समस्या है पाकिस्तान में, आर्थिक मंदी की समस्या है, राजनीतिक उथल पुथल अस्थिरता की समस्या है, पुराने प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं ये, तो ये सब जो पूरे पाकिस्तान में परेशानी है, शायद कुछ हद तक पंजाब को छोड़ के वही इसी अधिकृत कश्मीर में भी हो रहा है। कि पिछले आप देखें 5 दिनों में, या फिर उसको पिछले 2 साल में, 2023 से ये मामला शुरू हुआ था, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे हादसा होता है। जैसे अब 6 साल की बच्ची की लाश मिली 3 दिन के बाद, उससे ये विरोध प्रदर्शन फिर से वापस आए, पर उसके पीछे जो आक्रोश है, जो नाराजगी है लोगों की, वो अलग अलग स्तर पर है। कुछ हद तक जैसे कहा गया कि कुछ तो चीजें आसान है कि भाई यदि बिजली मंगला डैम में पैदा करते हो तो इन लोगों को या तो मुफ्त नहीं देना चाहते तो कम कीमत पर दो। उनको जो स्वास्थ्य है, उसकी शिक्षा है, उसकी सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। पर सच्चाई क्या है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 10 कोर जिनका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, वो पूरा वो कंट्रोल में उनके रहता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां कंट्रोल में रहती है, तो पूरा सेना का पैरामिलिट्री का दबदबा है। कोई भी मुंह खोलता है तो उसको बंद कर देते हैं ये लोग पकड़ के। तो ये जो लोगों की नाराजगी है, उसमें मोटे तौर पर लोग ये भी कहते हैं कि चाहे आपने वहां एक असेंबली बनवा दी जिसमें से 41 लोग वहां चुने जाते हैं, पर 12 लोग ये इस्लामाबाद चुनता है पूरे अलग अलग जगह से शरणार्थियों के नाम पर। जी सर। और अपनी सरकार बनाने में, जब सरकार को मजबूर करने में, अब देखें जब पीएमएल होती है इस्लामाबाद में, वो जो जबरदस्ती से यहाँ भी पीएमएल की सरकार बना देते हैं। सर यही तो एक बड़ी बात है, यही तो बड़ी बात है। पिछले 75 सालों में अब वहां की जनता पूछ रही है कि भाई आखिर हम पाकिस्तान के साथ में आए, हमें मिला क्या, पाकिस्तान ने हमें दिया क्या। जिस तरह से हमारे इलाके को एक तरह से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश हुई, सिर्फ दमनकारी नीतियों के अलावा, यहाँ पर अत्याचार के अलावा, ये पाकिस्तान की सरकारें बदलती चली गई ना, प्रधानमंत्री बदलते चले गए और सरकारों के मुखिया बदलते चले गए, लेकिन उनकी जो दमनकारी नीतियां हैं उनकी बर्बरता तो यथावत है। पाकिस्तान के कुछ नेता तो फिर भी अपने आप को समृद्ध बना लेते हैं। अब देखिए उसी का ही गुस्सा ये है, तस्वीर जरा देखिए एक बार,
गुस्सा इस रूप में है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो सेना है उनकी वर्दियों को, उनके हेलमेट्स को, उनके जो तमाम अलग अलग हिस्से हैं, बाकायदा कैसे उसको इवन जो शील्ड तक हैं उन्हें भी यहाँ पर नीलामी के लिए रखा है। ये बहुत शर्मनाक तस्वीर है। और अभी भी अगर मुनीर की सेना नहीं समझ पा रही है कि आखिर ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या ये अब पाकिस्तान के पतन का एक तरह से एक इतिहास का एक हिस्सा शुरू हो चुका है, ये भी समझने को तैयार नहीं है। 10-10 रुपए में अब ये स्थिति हो गई है, ये हालात हो गए हैं कि ये हैसियत हो गई है पाकिस्तान की सेना की कि वहां के जो लोग हैं 10-10 रुपए में उनकी वर्दी बेचना चाहते हैं और वर्दी लेने वाला कोई नहीं है। आप ये समझिए 10 रुपए में भी कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि लोग नफरत करने लगे हैं दमनकारी नीतियों और यहाँ की सेना की बर्बरता से। मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार तैयब बलूच भी इस समय जुड़ रहे हैं। तैयब बलूच जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या यहाँ पर मीडिया की भी आवाज दबाई जा रही है, क्योंकि प्रेस क्लब की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। प्रेस क्लब की तस्वीर भी जरा प्ले कीजिएगा। प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं, यहाँ पर बाकायदा किस तरह से पाकिस्तान की जो पुलिस है वहां पर पत्रकारों को पीटने पहुंच गए, उनके साथ में मारपीट कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। क्या गुनाह है उनका, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान की स्थिति को दर्शा दिया? तैयब बलूच जी, देखिए, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कल रोज एक वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया था। और उसमें देखें, जितने भी प्रेस क्लब है पाकिस्तान में, हमने हमेशा देखा कि कोई भी हुकूमत थी, बेशक आमरीत हो, कुछ भी हो, प्रेस क्लब को हमेशा तकद्दुस या उसका वक़ार जो है बहाल रहा। कभी पुलिस ने वहां पे जाके इस तरीके से तशद्दुद या नहीं हुआ। और इवन के प्रेस क्लब को अगर हम देखें तो वहां पे क्रिमिनल भी आते हैं, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाज़ेह करना होता है, उनको भी गिरफ्तार जाए तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने और वो शख्स जाने। हम मीडिया पर्सन जो है वो तो एक आवाज बनते हैं, चाहे कोई भी हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन जो कल वाकया हुआ उसमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर थी, क्योंकि बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कुछ प्रोटेस्टर जो है वो प्रेस क्लब में घुसे और जिसके पीछे फिर पुलिस भी आ गई। और उसके बाद ये मनाजिर जो आप दिखा रही हैं, ये चीजें अनफॉर्चुनेटली रूनमा हुई। लेकिन ये मामला तो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और हो जाएगा, क्योंकि इस हवाले से जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने भी सहाफी बरादरी से माफी मांगी है। और इसमें तो सहाफियों का कोई कसूर नहीं था और ना ही ये सिर्फ प्रोटेस्टर आए, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी जगह है जहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, जिसकी भी मांगे होती हैं, जिसका भी कोई होता है वो वहां पे आके अपना प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसी कश्मीर के मुद्दे से जुड़ा हुआ वहां पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा था जिस पे लाठीचार्ज हुई और फिर प्रोटेस्टर क्लब में आए, तो ये एक वाकया हुआ। लेकिन इसमें यह कहना कि वहां पे मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मीडिया जो है वो पाकिस्तान का फ्री एंड फेयर है और अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी उसमें बिल्कुल आजाद है। और दूसरा जो कश्मीर का मामला आप बतला रही है, अब देखें इसमें बात बड़ी सादा सी है। मैं अगर आपको फैक्ट्स बताऊं, फैक्ट्स ये है कि जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनसे ज्यादा जो कश्मीर के लोग हैं, आजाद कश्मीर, उसका स्टेटस जो है वो एक रियासत का स्टेटस है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो वो पाकिस्तान के प्रोविंस में नहीं है, तो उनको हर चीज सब्सिडाइज मिलती है, उनको तमाम, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता है पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन कश्मीर में हमें वो जरूर मिलता है। उसमें जो असल मुद्दा है, तमाम उनकी मांगे पूरी हो गई है। असल मुद्दा है कि जो कश्मीर जिसे हम आईओ तैयब बलूच जी, आपका ना नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर से रिकनेक्ट करवा रही हूँ आपकी आवाज, क्योंकि आप काम की बात और बहुत हमेशा एनालिसिस वे में चीजों को रखते हैं। आपको मैं दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ, आपका नेटवर्क का इशू है। लेकिन मैं जब तक यूके देवनाथ जी का रुख करने की कोशिश करती हूँ। यूके देवनाथ जी, आपने हुमायूं जी को भी सुना और साथ ही साथ आपने यहाँ पर तैयब बलूच को भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो वो उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो पाकिस्तान के साथ में जाना चाहती है। जरा इनको आईना दिखाने की कोशिश कीजिए, 75 सालों में पीओके का क्या हाल है और जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है। नैना जी, सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त को कहूंगा कि भारत घूमने आए, हम उनको जम्मू एंड कश्मीर घुमाने ले जाएंगे। ये भी मेंशन कर दीजिए कि वीजा और पासपोर्ट के साथ में आना है। जी हाँ, आज की तारीख में अगर आप जम्मू एंड कश्मीर आए, सबसे अच्छी चीज जो उनको पसंद आएगी कि कम से कम 40 बच्चे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट
इंजीनियरिंग कॉलेजेस और IITs में पढ़ रहे हैं। कम से कम 150 बच्चे ऐसे हैं जो भारत के अलग अलग IIM में पढ़ रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उससे भी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं IPS और IAS में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस साल तो जो टॉप 50 थे उसमें 2 बच्चे IAS IPS के एग्जाम में जम्मू कश्मीर से आए। इससे भी बड़ी चीज मैं बताता हूँ, जब वह अगर जम्मू कश्मीर घूमने आएंगे तो हम उनको दिखाएंगे कि किस तरह से दूर दराज के गांव में स्कूल बन गए हैं, अस्पताल बन गए हैं, छोटे छोटे कस्बों तक सड़कें बन गई हैं, मोबाइल टावर लग गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली जा रही हैं। भारत सरकार ने इस साल कम से कम 150 इलेक्ट्रॉनिक SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को वहां पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी है। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से पोल्यूशन नहीं होता, और दूसरी बात है कि लोकल जो लोग काम करेंगे उनके स्किल लेवल में बढ़ोतरी होगी। पिछले साल के जो आंकड़े थे पिछले साल टूरिज्म के, उसके मुकाबले इस साल टूरिज्म में 80% की बढ़ोतरी हुई है। हम अगर पहलगांव का जो आतंकवादी हमला था उसको अगर छोड़ दें तो इस साल ज्यादातर टूरिस्ट जो थे वो पूरे भारत से और पूरे दुनिया से कश्मीर घूमने के लिए आए। तो मेरे ख्याल से कश्मीर घूमने के लिए अगर हमारे पाकिस्तानी मित्र आए तो उन्हें भी खुशी होगी। देखिए अब दिक्कत क्या हो रही है, मैं बता रहा हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि POK के लोगों को लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं जो कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद द्वारा तैनात किए जाते हैं, उनको उनके खर्चे पर बहुत ज्यादा सहूलियतें मिल रही हैं। जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां आते हैं, सरकारी कर्मचारी आते हैं, उनको बड़े बड़े सरकारी बंगले मिलते हैं, उनको वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां और एक नहीं 2-2 गाड़ियां कई बार मिलती हैं फ्री पेट्रोल डीजल के साथ। उन सबके घर में काम करने वाले लोग होते हैं। तो वहां आम आवाम को POK में लग रहा है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके द्वारा जो टैक्स का पैसा दिया गया है उसकी मदद से पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो वहां सुख चैन की जीवन यापन कर रहे हैं। तो शायद एक अच्छी चीज जो मैं सुन रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में सेंट्रल जो अथॉरिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने नुमाइंदों को वहां बातचीत के लिए भेजा है। यही बातचीत का दौर अगर आज से 5 दिन पहले 4 दिन पहले चालू हो जाता तो आज तक सिचुएशन काफी नॉर्मलाइज हो जाता। जी नैना जी बिल्कुल। अब मैं हुमायूं जी का रुख करूं, लेकिन हुमायूं जी आपने क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और POK का जिक्र किया तो मैं आपको कुछ बातें और कुछ बड़े अंतर बता देती हूँ कि दोनों ही जम्मू कश्मीर जो एक POK है और भारत का जो हिस्सा है, आखिर उनमें क्या अंतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं आर्थिक और विकास के अंतर की बात करती हूँ, इससे बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो पर्यटन, कृषि, हैंडलूम, सेब उद्योग, ये IT, शिक्षा, ये जम्मू कश्मीर की स्थिति को दर्शाता है। POK में क्या स्थिति है आप बखूबी जानते हैं। यहाँ पर सीमित उद्योग है, लगभग कोई निवेश यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आता। भले झुंझुना जरूर US की तरफ से दिया गया हो आने वाले वक्त को लेकर, लेकिन अभी वो भी पूर्ण रूप से नजर नहीं आता। विकास के तौर पर सड़कें देखिए कितने वर्ल्ड क्लास लेवल की जम्मू कश्मीर है। एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया योजनाएं बखूबी यहां पर मौजूद है। और हाल ही में जिस तरह से G20 समिट हुई थी रिसेंटली, उसको लेकर पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आए थे। जम्मू कश्मीर में भी बाकायदा उन्होंने वहां का विकास देखा। अब आप POK में बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है, यहां पर बिजली पानी की किल्लत है। बिजली पानी या खाने की जो बेसिक नीड्स हैं वो तक लोगों को नहीं मिल पाती। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये, प्रति व्यक्ति आय के तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर और POK के सिर्फ इस हिस्से को अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की आय है, और POK में क्या है, मात्र 25 से 30 हजार रुपए। अब मैं आपका रुख करूं, लेकिन महंगाई का दर और रोजगार की स्थिति भी समझ लेते हैं। भारत के समान औसत स्तर पर यहाँ पर महंगाई है, लेकिन POK में बिजली, आटा, पेट्रोल, सब्जियां बहुत महंगी हैं। यानी पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान का भी भार आप लोग डाल देते हैं POK पर। यहाँ पर अगर अन्य लिहाज से देखा जाए, रोजगार, पर्यटन, सेना, सरकारी नौकरियां बड़े स्तर पर नजर आती है। अब आप समझिए POK में क्या, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है लेकिन कोई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। जम्मू कश्मीर में एम्स है, जम्मू कश्मीर में IIT को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिला शिक्षा को, और POK की तस्वीरें हम सभी के सामने हैं। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं। अब आपकी प्रतिक्रिया।
मैंने बात करनी है अब? जी जी हुमायूं जी, आपकी तकरीर खत्म हो गई है? आपने सुना, अच्छा लगा मुझे। तकरीर खत्म हो गई तो मैं फिर बात करूं, लेकिन बिल्कुल रोकिएगा ना बिल्कुल, दरमियान बोलिए में मुझे। बस क्यों बोलिए नहीं सर, रोका आपने? मुझे भी ना रोकिएगा। बोलिए मैंने बोलिए इनका भी जवाब देना है बाकियों का। बोलिए तो आपने बोलिए। तो खैर वो एक तकरीर की है, मैंने इनका भी जवाब दिया। दरमियान में इंटरप्शन ना कीजिएगा, अरे जो आपकी बोलिए आदत तो है। पाकिस्तानी जनाब, को अरे बात नहीं करने बोलिए देते तो आप। जनाब, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, हमारे पाकिस्तानी का जवाब नहीं सुनते ना, क्योंकि इंडियन ना आपको उनको सही चीज पता लग जाती है, तो वो आपके वाले तो अपनी बात करते हैं, वो तो सरकारी लोग हैं। चले मैं बात कर देता हूँ। अभी आपने बात की है ना यहाँ पे, सबसे पहली तो बात थी, मैं आपके ये जो साहब टाई पहने बड़े अच्छे आदमी, मुझे लगे कि बड़ी अच्छी साफ सुथरी बात करने वाले। मैं ये हिंदी नहीं पढ़ सकता, मैं इंग्लिश में होता तो पढ़ लेता। देती हूँ, ये डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इन्होंने चले ये जो भी रिटायर्ड ग्रुप है, कैप्टन लेकिन है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है यूके उन्हें देवनाथ पाया। जी। नहीं, जो मेरी भी सुनो, नहीं है, चले सुनिए जो भी सुनिए, है। मैं बता देती हूँ, अलग अलग मोर्चों पे पाकिस्तान को बहुत मुंह की भी इन्होंने खिलाई है। बताइए आप। अच्छा, मुंह की तो खैर हमने, मुंह की तो दुनिया ने देखी, किसने खिलाई है वो तो अभी छोड़ दें बात को, तो वो बाद में किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन मैंने उनको ये देखा है कि वो अच्छे तअम्मुल से बात करने पे, साफ सुथरी बात करने वाले, कोई ऐसी बात उन्होंने कोई नहीं की। लेकिन बहरहाल उनकी बात की मैं थोड़ी सी उनको तस्हीह कर दूंगा। बाकी जहां तक इस चीज का बात है, हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, इसलिए हमने तो बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने। ये तो अब हिंदुस्तान ही नहीं चाहता इस चीज पे, तो हम तो चाहते हैं कि ये चीज हो कि लोग आए पहलगाम में जाए आतंकियों को भेज उसके लिए भेजकर। अच्छा आप सुन रहे हैं, आप चुप करें, चुप हाँ, करें, चुप पहलगाम करें। नहीं नहीं, चुप करें, आप बीच में मुझे ना नहीं बोलें। तय करेंगे कि और मैं बीच चुप में ना रहूंगी या बोलें क्या, ना। प्लीज। आप और मुझे बीच में नहीं तय बोलो। करेंगे कि और मुझे बीच चुप क्या रहना क्यों या है? नहीं। क्या बकवास कर रहे आप हो तुम? अगर आप ये कह क्या रहे हैं कि बकवास कर आपने रही तुमने? पाकिस्तान मैंने ने बड़ी बताया अच्छी बकवास की, कोशिशें तुम्हें की नहीं बोलना पाकिस्तान की दरमियान तरफ से, पहलगाम में नहीं बोलना। आतंकियों को भेजकर ये कोशिश थी आपकी। दरमियान में नहीं बोलना। पहलगाम की बात बाद में करना, मेरी बात सुनो। मैं बात जो जवाब कर रहा नहीं हूँ, है बात आपके कर रहा हूँ, पास, बात करनी। बोलिए, बताइए जरा। बकवास न करो अपनी, बात करने दो मुझे। जरा अब मैं जवाब दे तहजीब रहा से हूँ। बात जवाब कीजिए। सुनो, मैंने पहले सुनिए ही कहा था सुनिए तुमने बोलना दरमियान सुनिए में। मिस्टर हुमायूं, आप जरा तहजीब वो से बात दरमियान में बोल कीजिए। दियो। आप ये तहजीब कोई से बात तरीका नहीं है। कीजिए। और आप मैंने तुम्हें आपकी पहले कोई कहा था हैसियत नहीं है। सुनिए जरा, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी पाकिस्तान में। जरा कम से कम ढंग से यहीं पर ही बैठ के बात कर लीजिए। आप लोगों के विचार तो अच्छे नहीं है, जरा शब्द ढंग से रख लीजिए। आप नहीं, प्लीज रुकिए, सुनिए जरा। हुमायूं इकबाल शमी, सुनो जरा, सुनिए, आपके विचार अच्छे नहीं है, हरकतें अच्छी नहीं है। आप चुप रहिए जरा, आप जरा चुप रहिए। आपके ना जुबान अच्छी है, ना ही आपकी सोच अच्छी है। कम से कम बातें ढंग की कर लेते, ना ही कर्म अच्छे हैं, कम से कम बातें ढंग की कर लेते। हुमायूं इकबाल शमी, मैंने आपको जरा से आंकड़े क्या दिखा दिए, आपको मिर्ची लग गई। मैंने आपको पीओके और जम्मू कश्मीर में अंतर क्या दिखा दिया, आपको आईना क्या दिखा दिया, आपको तकलीफ हो गई, आपके पास शब्द नहीं है, इसीलिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। हुमायूं इकबाल शमी, खुद को पाकिस्तान आर्थिक मंच का अध्यक्ष कहते हैं आप, आपके पास में खाने को तक नहीं है, आपके पास में सिर्फ आतंकवादी बातों के अलावा और कुछ है नहीं। हुमायूं इकबाल शमी, बदतमीज इंसान, पाकिस्तान की हकीकत है ये, और इसी तरह के लोगों को आप ये समझिए, ये पाकिस्तान की हकीकत है। स्वर्ण सिंह जी, इसी वजह से मुंह की खाते हैं ये जगह जगह। इन्हीं स्थितियों की वजह से सीधे यहाँ पे कहा जाए, पीओके के लोग भी अब उनको स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ के लोगों की बर्बरता से अब आखिर उनको अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो भाषा का इस तरह से इस्तेमाल इन्होंने किया, वो उनकी अंदरूनी जो तकलीफ है या तलखी है, उसी का एक तरह से प्रदर्शन है इनकी तरफ से। हम शायद उनकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे थे, आप उनको समय दे रही थी, और मैं देखता हूं कि अक्सर कोशिश होती है कि यदि पाकिस्तान से कोई चैनल पे आते हैं तो उनको हमारे से ज्यादा टाइम दिया जाता है ताकि वो अपनी बात कह सकें, पर वो बात शायद सीधे से करना नहीं चाह रहे थे, या उनके पास शायद कोई उसकी बात का जवाब था नहीं। जो सच्चाई है, आज के ज्यादातर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान से लेकर और ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, लोग लगातार परेशानी में हैं। परेशानी में ही नहीं है, वहाँ हिंसा होती है, लोगों को जानो माल का नुकसान होता है। हाल ही में एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा इनको, जो खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोग मारे गए उसमें। ठीक उसी तरह से बलूचिस्तान में लगातार हिंसा होती है, परेशानी होती है। अब हम बात कर रहे थे अधिकृत कश्मीर की, वहां परेशानी है, यदि प्रदर्शन है वहां तभी तो बात हो रही थी।
हालांकि जैसे कहा गया कि ये अच्छी बात है कि जहां वहां की फेडरल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने बातचीत शुरू की है, पर यह भी मानना होगा कि पिछले साल भी मई में इस तरह के बड़े प्रदर्शन हुए थे, लॉन्ग मार्च हुए थे। तब भी वहां के वजीर आजम शरीफ साहब ने कहा था कि बातचीत करेंगे और उनको कंसेशंस भी देंगे, कुछ वायदे भी हुए थे, पर वायदे जमीन पर नहीं उतरे, इसीलिए फिर से अब प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराजगी सामने आ रही है। ज्यादातर माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में, जो या पंजाब को छोड़कर दूसरे जो सूबे हैं वहां, जी सर। उनकी ये अक्सर ये ग्रीवेंस रहती है कि हमारे संसाधनों को जो इस्लामाबाद है या पंजाब है वो अच्छे से इस्तेमाल करता है, दोहन करता है उसका, पर उसका जो फायदा है वो उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिनके संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल सर। अब ये अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान में है उसकी बात है, तो वो कहते हैं कि यदि आप मंगला डैम बनाते हैं, यहां से बिजली लेके जाते हैं आप, जी। तो पहले तो उनको फ्री करनी चाहिए बिजली, जिन लोगों की वजह से बिजली तैयार हो रही है। फ्री नहीं देनी चाहते तो कम से कम उसकी कीमत कम होनी चाहिए। वो कुछ लोग वहां तो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तथाकथित आजाद कश्मीर कहते हैं। जी सर। तो यदि वहां से पाकिस्तान को बिजली जानी है तो उस पर टैरिफ लगना चाहिए, ऐसी भी बिल्कुल। बातें वहां से नजर आती है। बिल्कुल। जो लोगों का गुस्सा है ये बाकी पाकिस्तान के इलाकों में काफी हद तक तो आर्थिक मंदी की वजह से है, पर ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जी। तो उनको अपनी स्वतंत्रता का भी मुद्दा बार बार सामने आता है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो ठीक से नहीं हो पाता। और 1973 के जो संविधान है पाकिस्तान का, उसमें 12 मनोनीत करने की एक जो व्यवधारणा वहां बनाई गई है, वो अलग अलग क्षेत्रों से जो पार्टी इस्लामाबाद में पावर में होती है वो अपनी तरह के लोगों को वहां इनकी नेशनल असेंबली अधिकृत कश्मीर में वहां 12 लोग ऐड कर देते हैं, जी, और जी, उसी के चलते अपना दबदबा बनाए रखते हैं राजनीतिक तौर पर। सैन्य शक्ति वहां पहले से बहुत ज्यादा काबिज है। आप देखें कि वो 10 कोर के जो जितनी फौज वहां सर, लाइन ऑफ इवन एक्शन बार बार कंट्रोल यही पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में इन्फेंट्री रहती है। खासतौर से पीओके में जिस तरह से यहाँ की सरकारों पर रूल रहता है वो पाकिस्तान सरकार का नहीं, आईएसआई और पाकिस्तान की सेना का एक तरह से रहता है। और यही वजह है कि अब बार बार गुस्सा जो है लोगों का भड़क रहा है। तैयब बलूच जी, मैं आपसे ज़रूर समझने की कोशिश करूंगी। आप पिछली बार जब बातें कुछ समझा रहे थे पॉइंटर्स के साथ में, बार बार लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर उनका सिर्फ दोहन हुआ, यहाँ पर बार बार पिछले कुछ वक्त से, सिर्फ अभी का वक्त नहीं है, सिर्फ हमने देखा है कि कुछ इलाके ही नहीं बल्कि पूरे पीओके में, चाहे बलूचिस्तान में हो, रावलपिंडी में हो, पीओके के कई इलाकों में एक अलग हिंसा की स्थिति नजर आने लगी। और वो हिंसा इसीलिए भड़की क्योंकि यहाँ पर लोग सड़कों पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए, उन पर गोलियां चला दी गई। 18 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। क्या अभी भी आप मानेंगे कि पीओके में सिर्फ शांति नजर आती है और कुछ भी नहीं है? देखिए, पीओके में जिसे आप कह रही हैं, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कि वहाँ पे हालात मैं नहीं कह सकता कि नॉर्मल, वहाँ पे हालात जो है एजिटेशन जरूर है। और खसूसन अवामी एक्शन एक कमेटी बनी हुई है और वो बेसिकली ताजरों की जो है कमेटी है, उसमें पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम अपने तौर पे चल रहा है और उनकी मांगे जो हैं वो मांगे तकरीबन फुलफिल हो चुकी है। हाँ, एक मांग है जिस पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है और वो ना वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है और ना, और वो अगर मांग है भी सही तो वो मांग आजाद कश्मीर की जो असेंबली है वही आइन साजी कर सकती है, वो नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हो सकती। वो मांग ये है कि वो जो सीटें हैं, 12 सीटें हैं, जिसे जो है वो मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की जिसे सीटें कहा जाता है, वो सीटें भाई खत्म की जाए। तो पाकिस्तान में अब टू स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये मांगे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसमें ओरिजिनल मकबूजा कश्मीर के जो महाजरीन है उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती, बल्कि दिगर पाकिस्तान से कुछ लोगों को मुंतखब करा के कश्मीर के ऐवान में भेज दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि देखें जी, कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और वो पाकिस्तान के साथ आए हैं और मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी है आजाद कश्मीर के ऐवान में। अगर ये सीटें खत्म कर दी जाए तो मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये तो एक अहम नुक्ता है। और इसके साथ साथ जो हुकूमत
हुकूमत की जानिब से कमेटी बनाई गई, मुज़ाकराती कमेटी, उसका ये मुतालबा, उन्होंने ये कहा कि आपकी अगर ये मांग भी है तो आप अपने कश्मीर के ऐवान से जो है कानून साजी कराएं, क्योंकि आपको पता है लेकिन कि इस तरह की तैयब बलूची फिर आखिर इस तरह के विद्रोह की क्या वजह है? वजह आप बेसिकली क्या मानते हैं? और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 5 दिनों का प्रदर्शन है, पिछले काफी लंबे वक्त से हम लगातार देखते रहे हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ यहाँ पर विरोध देखने को मिला है। देखिए, हादसे एकदम नहीं होते, उसके पीछे पूरी एक जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज। तो वो एक थ्योरी है, फेनोमिना है, नेचुरली वो चीजें चल रही होती है। अवाम जो है वो, अब उसमें सबसे अहम चीज है जो पाकिस्तान में ये पॉइंट एक रेज किया जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है, वो इस पे ब्लेम कर रहे हैं, आपकी राह को ब्लेम किया जा रहा है कि ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी है, इसकी ये जो खसूसन मांग है 12 सीटों वाली या महाजरों की सीटें खत्म करने वाली, इसके पीछे जो है कहा जाता है कि इसमें राह का हाथ है। और वो जो शौकत मीर साहब है, उसका भी कोई प्रूफ दिया जाता है कि वो यूके के अंदर लंदन में जाके उन्होंने कुछ राह के ऑपरेटर से जो है मुलाकात भी की है। तो लेकिन ये तैयब पीछे वो है बलूची, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अब जिस तरह से यहाँ आप कह रहे हैं कि वहां पर चर्चा यह है कि बलूचिस्तान में जो स्थिति बिगड़ी है उसमें इंडिया का हाथ है। इंडिया बलूचिस्तान की जनता को बिजली नहीं देती, इंडिया की सरकार बलूचिस्तान की जनता को पानी नहीं देती, इंडिया की सरकार बलूचिस्तान की जनता को खाने के लिए महंगी सब्जियां नहीं देती, है ना, जिस बात को लेकर विरोध है यहाँ पर। और इंडिया की सरकार वहां पर जाकर पाकिस्तान की सेना के वेश में उन पर अत्याचार नहीं करती। लगातार वहां की महिलाओं की तरफ से ये तमाम बातें होती रही, वहां के युवाओं की तरफ से, कि वहां पर कोई भी अगर आवाज उठाता है तो सीधे सीधे पाकिस्तान की जो सेना है उन्हें जूतों तले कुचल देती है। तो आखिर इंडिया का हाथ इस नाराजगी में कहां से आ गया? आइए जरा अगर जम्मू कश्मीर के आप जनता के बीच में जरा पहुंचिए। यहाँ पर आपने सब्सिडी की बात कही, बाकायदा जिन्हें हम अपना मानते हैं हम उनके ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डालते। कोविड काल में भी जिस तरह से स्थितियां थी पूरे इलाके में हमने देखा, पूरी दुनिया में, जम्मू कश्मीर पे वजन नहीं डाला गया, लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान में पीओके पर महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। इसमें जरा बताइए कि इंडिया का कहां पर हाथ नजर आता है लोगों को? देखिए, जब चीजें हॉस्टाइल होती हैं, जब चीजें बरह रास्त अवाम के हाथ में आती हैं, तो उसमें फिर सूरत हाल देखें, जो भी जो मुल्क है वो उससे फायदा भी लेता है। जो हाइब्रिड वार नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि बिजली, पानी, महंगाई, खाना, खाद्य आपूर्ति और खाने की वस्तुएं, गैस सिलेंडर 3 से 4 हजार रुपए, क्या ये इंडिया की वजह से वहां पर महंगाई का स्तर इतना ज्यादा है तो क्या इंडिया की वजह से वहां पे? देखिए, एक्सप्लोटेशन तो होती है, जब एक्सप्लोटेशन हो रही है, ऐसे इंडिया में भी होता है, साउथ और नॉर्थ का भी एक इशू चलता है और एक नेचुरल चीजें चलती हैं, लेकिन उन पे आके जो है वो अगर दूसरा मुल्क उसको जो है उस पे खेलना चाहे तो वो प्ले भी इजीली कर लेते हैं। इस रूप में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। ठीक है, मैं यही एक बार जवाब जो है यूके देवनाथ जी से लेना चाहूंगी। यूके देवनाथ जी, तैयब बलूच जी की बात से कितना सहमत हैं? जरा मुझे ये बताइए कि क्या जो महंगाई का स्तर बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों पर आए प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, उसमें इंडिया का हाथ है क्या? इंडिया उनको क्या चीज देती है? नैना जी, इंडिया बस एक चीज देती है देवनाथ जी, वो देती है उम्मीद, है ना, एक उम्मीद, और कुछ नहीं देती। नैना जी, सबसे पहले तो मुझे, क्योंकि मैं वर्दी में था, 34 साल एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मुझे अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे काम कर रही हैं, तो सुन के मुझे तो गुदगुदी हो रही है। देखिए, पाकिस्तान अपने यहाँ पर जो उनकी मुश्किलात हैं उसके लिए भारत को दोष देना बंद कर दे। हमने हमेशा कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर आगे बढ़े। मैं आपको बताता हूं कि एक समय ऐसा था जब भारत ने तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की बात कही थी। अभी भी अगर पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी वारदातों को अंजाम देना बंद कर दे, तो हम तो कह रहे हैं आइए ट्रेड टॉक्स करते हैं। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे, तो हम तो भारत से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान का जीटी रोड खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी ऐसे ही बढ़ जाएगी इस तरह का अगर व्यापार होगा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ। अब भारत ने तो ये भी पेशकश की है कि अगर पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द घटनाओं को अंजाम देना बंद कर दे, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे, तो हम तो
पाकिस्तान को भारत से होते हुए बांग्लादेश तक का रास्ता खोलने के लिए तैयार हैं, लैंड रूट देने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में अगर भारतीय लैंड रूट से व्यापार होगा, इनकी जीडीपी तो ऐसे ही 2% बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, खुशहाल हो, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपने चेहरे से जो इन्होंने एक चश्मा चढ़ाया हुआ है कि हर चीज वो कश्मीर की नजर से देखते हैं और हर चीज में वो सोचते हैं कि भारत में 1000 घाव देकर, छोटे छोटे कट देकर भारत को झुका देंगे। इससे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या भारत की रॉ वहां काम कर रही है? सबूत चाहिए हमें। अगर भारत की रॉ वहां काम कर रही है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी सबूत चाहिए। बहुत ही क्लियर मापदंड हैं कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एविडेंस क्या क्या होते हैं। और मुझे लगता है देवनाथ जी, जब अगर इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी हिंदुस्तान में एंटर करते हैं या फिर इंडिया के कुछ इलाकों में, जम्मू कश्मीर जैसे खासतौर से सेंसिटिव एरियाज में पाकिस्तान समर्थित आतंकी बड़ी साजिशों को अंजाम देते हैं, तो उसके सबूत होते हैं हमारे पास में। पाकिस्तान अगर साजिशें रचता है तो उसके सबूत होते हैं हमारे पास में। लेकिन तैयब बलूच जी, किस आधार पर ये तमाम बातें हो जाती है? मैं तो बार बार फिर से वही बात दोहराऊंगी, ये जो तस्वीरें हम देखते हैं हमें बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को अगर हम इस रूप में देखें, दोनों की आयु लगभग 75 वर्ष, और 75 वर्ष में अभी भी पाकिस्तान कितना नीचे है, इंडिया किस तेजी से आगे की तरफ बढ़े और काफी आगे है। चाहे बात आप आर्थिक रूप में देखें, चाहे बात आप वैचारिक रूप में देखें, वैश्विक रूप में देखें, एक बहुत बड़ा अंतर है। और उसमें भी पाकिस्तान बार बार इंडिया को कोसता है कि इंडिया की गलती, इंडिया की गलती। इंडिया ने तो कई बार मौके दिए, पाकिस्तान ने क्या किया? बलूचिस्तान में स्थिति इस तरह की हो गई कि लोग यहाँ पर विद्रोह की आग में लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। बहुत, मैं एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करना चाह रहा हूं कि जो भी कश्मीर कमेटी की मांगे हैं वो तकरीबन फुलफिल हैं। एक मांग आप अपने सामने रख लें। देखिए, एक मांग है, वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की नशिस्तें खत्म की जाए। एक आम, अब इसको हम पाकिस्तानी यूं देख रहे हैं कि ये अगर सीटें खत्म होती हैं, नशिस्तें खत्म होती हैं, कश्मीर के ऐवान के अंदर मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी खत्म होती है, तो इससे कश्मीर का कितना इफेक्ट होगा? सीधी सी बात है। पाकिस्तान जो है, जो क्लेम करता है कि मकबूजा कश्मीर, देखिए हमारा और आपका क्लेम सेम है। मतलब आपका अपना क्लेम है, हमारा अपना क्लेम है। हम उसे आईओके कहते हैं, आप इसे पीओके कहते हैं। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब उसमें हम ये समझते हैं, या पाकिस्तान ये समझता है कि अगर ये सीटें खत्म हो जाए जो कश्मीर कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी ने सामने रखी है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कश्मीर का मुद्दा है, जो कश्मीर का मसला है, जो कश्मीर काज है, उसको वो इफेक्ट होगा। यानी कि अब वही महाजरीन जो माइग्रेट करके आए थे कश्मीर से, जो आजाद कश्मीर में है, अब अगर उनकी नुमाइंदगी खत्म होगी तो वो क्या समझेंगे? और फिर पाकिस्तान का जवाब कहां बनेगा कि वो कैसे कहेगा आईओके को कि वो उसको अपना हिस्सा माने, या वो कहे कि नहीं, इस पे इंडिया जो है वो जुल्म सितम कर रहा है, तो साफ हमारा केस कमजोर होगा। सीधी सी बात है। जब हम ये बात देखते हैं, और यही बात उनको समझाई जा रही है कि आपके जो आबा अजदाद थे, उन्होंने आजाद कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी, वो माइग्रेट करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान कश्मीर की तरफ है। अच्छा, मुझे तैयब बलूच जी एक बात बताइए, तैयब बलूच जी मुझे एक बात बताइए। मैं हालांकि इस बात का जवाब मुझे लगता है कि मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी से लूं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। प्रोफेसर साहब, जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, पीओके बना कैसे, जिसे बार बार तैयब बलूच जी कह रहे हैं कि वो कहते हैं आईओके यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। हमें तो ये पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अंदर घुसने की कोशिश की थी और सेना ने उनको पीछे धकेला था, लेकिन जिन इलाकों तक पाकिस्तान की सेना की टुकड़ियां कब्जा कर पाई वो पीओके हो गया। लेकिन जब आजादी का वक्त था तो जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान के पास में ही था ना, वो तो विलय तो हिंदुस्तान में ही हुआ था। वहां की जो रियासतें थी उन्होंने तो हिंदुस्तान में आने की बात कही थी। तो ये पीओके और आईओके की स्टोरी क्या है, ये क्या थ्योरी है, जरा तैयब जी को समझाइएगा। देखिए, जब देश आजाद हुआ था 1947 में जी, तो भूमि के क्षेत्र के नजरिए से जम्मू कश्मीर 537 के आसपास रियासतें जो उस वक्त थी उनमें सबसे बड़ा था। और फिर उसका जोर जबरदस्ती से जिस तरह से घुसपैठिए आए,
पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से वो एक टेम्पररी विभाजन हो गया। पर विभाजन में बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है, उनके अधिकृत जो उनके पास है, उसका बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा तो गिलगिट बाल्टिस्तान है। पाकिस्तान उसको तथाकथित आजाद कश्मीर नहीं कहता है, वो जम्मू के सामने का जो हिस्सा है उसको तथाकथित अधिकृत या आजाद कश्मीर कहता है। और वो केवल 7 या 7.5% भूमि है पूरे प्रोविंस, जो रियासत आजादी के वक्त थी, जिसका कुछ हिस्सा चीन के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है। वो जो आजाद कश्मीर जिसको ये पाकिस्तानी लोग बार बार कहते रहते हैं, वो केवल 7 या 7.5% जगह है, उसी की बात करते हैं। वहां इन्होंने एक नेशनल असेंबली बना रखी है 1973 में। अब जो ये कह रहे हैं कि हम यदि वो 12 सीटें हटा देते हैं तो इनका जो क्लेम है वो खत्म हो जाएगा। क्या कहने का मतलब, ये कह रहे हैं कि जो वहां के लोग हैं, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जो कह रही है कि 12 सीटें खत्म कर दो, तो क्या वो ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपना क्लेम हटा लो वहां से, आपका कोई क्लेम नहीं है वहां? क्या वो ये एक तरह से संदेश देना चाह रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकल जो नेशनल असेंबली है वो तय करेगी कि 12 सीटें हटनी है या नहीं हटनी है। ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2016 में पीएमएल और 2021 में पीटीआई, वो ही यहाँ सरकारें बनाती हैं। और सरकारें बनाने में ये 12 सीटों का वो बार बार इस्तेमाल करती हैं कि वो खुद लोगों को नॉमिनेट करेंगे। लेकिन स्वर्ण सिंह जी, बात तो ये हो जाती है कि अगर वहां पे लोग सरकार को चुनते भी हैं, ये 12 सीटें पीओके की जनता के लिए अपने आप में निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन आखिर उसका उनको फायदा क्या मिला? मेरे साथ में एक और पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद जी भी जुड़ चुके हैं। हुसैन जावेद जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगी कि जरा जिस तरह से पीओके में जो तस्वीर नजर आती है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं, पीओके में जो पाकिस्तान की सेना है उसे पीछे भागने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर तस्वीरें नजर आई कि वर्दियों को उतारा गया है पाकिस्तान की सेना की और 10 रुपए की नीलामी लगा दी है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। वहां पर प्रेस क्लब में अंदर घुस के लोगों को मारा जा रहा है। कहा यह गया कि पाकिस्तान की ही जो आर्मी थी, माफ कीजिए, जो मीडिया थी, वो पीओके के इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए गई, लेकिन इसी वजह से वहां की पुलिस ने उनको रोका और उनकी पिटाई कर दी। क्या हो रहा है ये पीओके में? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपको मेरी आवाज? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। ओके, एक्चुअली मुझे इससे पहले इल्म नहीं कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, तो मैंने भी ज्वाइन किया, आप अपने विचार रख सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि ये बात ठीक है कि वहाँ पे हालात खराब रहे, उसकी वजह के जो हमारी साइड का कश्मीर है वहां पर गवर्नेंस के इशू रहे। और कुछ ये होता है, जो हमारी आजाद कश्मीर की असेंबली है उसकी कुछ सीटें रेफ्यूजीज के कोटे से आती हैं। अब उनके इलेक्शन लाहौर में भी होते हैं, इस्लामाबाद में भी होते हैं, और इस तरह हमारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर होते हैं। तो डिमांड ये थी वहां पे कि ये जो सीटें हैं इनका जो एक मेथड बनाया गया इस पे उनको इख्तलाफ था। बाकी मैं इसमें यही कहूंगा कि ये चीजें बातचीत से तय हो सकती थी और मिस मैनेज किया गया और उसकी वजह से बात जो है वो यहाँ तक पहुंची है। लेकिन मैं ये साथ इसके ये हुसैन जावेद जी, ये हिंसा या ये विद्रोह रातों रात नहीं भड़का, सिर्फ इस बात को लेकर नहीं भड़का। लगातार पीओके में आजाद पीओके की मांग होती रही है, बलूचिस्तान में स्थिति चिंताजनक रही है। लगातार यहाँ से भी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों की वजह से लोग कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन रहे। उनका गुस्सा, नाराजगी पाकिस्तान की सेना और ISI के खिलाफ सबसे ज्यादा रहा है। उनका कहना है कि भाई उनके ऊपर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, आवक कुछ नहीं है, बिजली, पानी, खाद्य सामग्रियां, सिलेंडर सब इतने महंगे हैं, आजीविका उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है चलाने। जी बिल्कुल, मैंने आपकी सारी बात सुनी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए ताकि मैं अपना पॉइंट भी यहाँ पे रख सकूं। मैं इस पे ये कहूंगा, ये आपकी बात ठीक है कि उनके हवाले से महंगाई का इशू था और ये सब थी चीजें जो सही तौर पे एड्रेस नहीं हो सकी, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला हुआ ना वो ये कि कश्मीर के जो हमारे PM है उनका नाम है अनवारुल हक, उनको कश्मीर के अंदर किसी किस्म की पॉपुलैरिटी हासिल नहीं है और जितने भी वहां पे हमारी सियासी जमातें ऑपरेट करती है उनका भी कोई समर्थन उनको हासिल नहीं है। और यही वजह है कि एक
सबकी डिमांड थी कि इनको यहाँ से बदली करना चाहिए, और वो डिमांड अब तक पूरी नहीं हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला रहा। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि वहां पे एक मांग चल गई है कि जी इस हिस्से को आजाद किया जाए, और वहां पे आईएसआई के खिलाफ ये हो रहा है, ये वो चीजें हैं, या मैं ये कहूंगा कि ये वो भावनाएं हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर या पाकिस्तान से नहीं है। हाँ, इंडिया से हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसा हो जाए। तो ये मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ, अलहदगी की डिमांड या इस तरह की डिमांड बिल्कुल भी नहीं। और ये एक बात इस मसले के हल के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, और वो कश्मीर में जा चुकी है, और आपस में उनके डायलॉग स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक आपको एक ब्रेक थ्रू की खबर भी सुनाई दे, और तमाम चीजों जो वो वापस शांति की तरफ चले जाए। हुसैन जावेद जी, आपने कहा कि इंडिया के लिए ज़रूर बड़ी बात हो सकती है। इंडिया के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में कहा था कि हमें पीओके लेने की ज़रूरत नहीं है, पीओके खुद हमारे पास में आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के लोग खुद लगातार ये मांग कर रखे हैं, और उन्हीं के बगल में जब वो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखते हैं, यहाँ पर समृद्धता देखते हैं, विकास देखते हैं, तो वही बात कहते हैं। लास्ट पॉइंट देवनाथ जी, एंड की तरफ हम हैं चर्चा में जी। नैना जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा पाकिस्तानी दोस्तों से बात करके। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार ने जो अपने नुमाइंदों को भेजा है वो अलग अलग जाएंगे, सब जगह जाकर बिम्बर में, मीरपुर में, कोटली में, पुंछ में, हवेली में, बाग में, हथियाबाला में, मुजफ्फराबाद में, नीलम वैली में आम लोगों से जाकर मिलेंगे, और उनके दिल और दिमाग को छूते हुए नरम तरीके से उनसे पेश आएंगे, और चाहेंगे कि उनकी क्या क्या छोटी मांगे हैं जिनको कि पाकिस्तान की सरकार बहुत आसानी से मांग सकती है। इसी से बहुत जल्दी वहां शांति कायम होगी। जी, बस शांति कायम हो जाए, यही उम्मीद है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जो पीओके की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, बलूचिस्तान की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं, वो तकलीफ देती हैं। बार बार यहाँ पर मानवाधिकार हनन की बातें भी पुरजोर स्तर पर की जाती है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी इस दौरान चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर बड़े स्तर पर तस्वीर नजर आई है पीओके में, आने वाले वक्त में भी स्थिति कंट्रोल होती नजर नहीं आती। तो क्या ये विद्रोह की आग अब पाकिस्तान के ही एक खात्मे का एक बहुत बड़ा कदम बनेगा?